मैं सड़क पर खड़ा इस नकाबपोश औरत की बात सुन रहा था। इसे सुनकर मेरी हैरत से आंखें खुली की खुली रह गई थीं। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे निकाब के अंदर वो मुस्कुरा रही हो। जब काफी देर तक मेरे मुंह से कोई लफ्ज अदा ना हो सका तो फिर कहने लगी, मैंने कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं कही है। मैं तुमसे काम करवाना चाहती हूँ और इसके बदले तुम्हें बड़ी रकम अदा कर रही हूँ। तुम्हें कोई एतराज है क्या? मैंने हिकलाते हुए पूछा कि क्या वाकई आप मुझे हर महीने के 10,000 दिरहम देंगी? वो औरत कहने लगी, हाँ, मुझे तुम जैसे मेहनती और ईमानदार शख्स की जरूरत थी। और तुम्हें देखकर मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान हो, जो अपनी नौकरी करने के बावजूद पार्ट टाइम में सड़कों पर फूल भी बेचते हो। तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रिहाइश भी दूंगी और तुम्हारे सारे मसले भी हल हो जाएंगे। बस मेरे साथ मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा। 10,000 दिरहम का सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि वो मुझसे कोई गैर कानूनी काम करवाना चाहती है। इसलिए मैंने इसे साफ लफ्जों में कह दिया कि मैं एक शरीफ इंसान हूँ, मेहनत से कमाता हूँ, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहता। अगर एक दफा मुझे यहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया तो मेरा मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी। कहने लगी, मैं क्यों तुमसे कोई गैर कानूनी काम करवाऊंगी? मैं एक अरबी औरत हूँ, यहाँ की शहरी हूँ, यहाँ के कवानीन से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अगर ऐसी कोई बात होगी तो तुमसे पहले मैं पकड़ी जाऊंगी। इसलिए बेफिक्र रहो, मैं तुमसे ऐसा कोई काम नहीं करवाऊंगी जो गैर कानूनी हो। इसकी बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई और मैंने सोचा कि शायद कोई बहुत ज्यादा मेहनत तलब काम है, वरना 10,000 दिरहम तो बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छे ओहदे पर नौकरी करने वालों को मिलते हैं। मुझ जैसे मजदूर को तो 1,000 दिरहम भी मिल जाए तो बड़ी बात है। मुझे सोचों में गुम देखकर वो औरत कहने लगी कि तुमने तो सोचने में ही इतना वक्त लगा दिया है, काम कब शुरू करोगे? जब काम करना है तो सोचने की क्या जरूरत है? बस वही करना है जो मैं कहूंगी, और तुम्हें हर महीने 10,000 दिरहम तुम्हारे हाथ पर मिल जाएंगे। अगर राजी हो तो अभी मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मैंने कुछ ही लम्हों में फैसला कर लिया और फिर फौरन ही अपने फूलों का थैला समेटा और इसकी गाड़ी में बैठ गया। मेरा मानना था कि किस्मत बार बार दरवाजे पर दस्तक देने नहीं आती, और इस वक्त जब खुशकिस्मती दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी तो दरवाजा ना खोलना सरासर बेवकूफी थी। और ना ही मैं मेहनत से जी चराता था और ना ही कामचोर था। मुझे तो शदीद पैसों की जरूरत थी, और 10,000 दिरहम में तो सारे ही मसले पहले ही महीने में खत्म हो जाने थे। मैं इसकी बड़ी एयर कंडीशन गाड़ी में बैठकर सोच रहा था कि पता नहीं ये औरत मुझसे ऐसा कौन सा काम लेगी जिसके मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। जब कुछ समझ में ना आया तो मैं सोचने लगा कि मैं इतने सारे पैसे जब अपने घर भेजूंगा तो मेरे घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि वाकई मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि वो औरत मुझे जिस काम के लिए इतने पैसे दे रही थी, जब इसने मुझे वो काम बताया तो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं इस औरत के साथ गाड़ी में बैठा मुस्तकिल खिड़की से बाहर झांक रहा था। ये आज से कोई हफ्ता पहले की बात है, जब मैंने इस औरत को पहली बार देखा था। मुझे आज भी वो दिन याद था। उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी और खरीदार ना होने के बराबर थे। दुबई की गर्मी तो वैसे भी सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। मैं पार्ट टाइम सड़क किनारे फूल बेचा करता था और फ्लावर शॉप के करीब ही घूमता फिरता रहता था, ताकि लोग मुझसे भी कुछ फूल खरीद लें। शुरू शुरू में मेरा काम बहुत अच्छा चलता था, लेकिन जब से बड़े बड़े लोगों ने फूलों का नाम ब्रांड्स के नाम से शुरू किए, तब से मेरा ये काम बिल्कुल खत्म हो गया था। मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए मजदूरी कर रहा था, और इसी से जो पैसे मिलते थे वो अपने घर भेजा करता था। और इसके पैसे घर भेजने के बाद मेरे पास पैसे अपने लिए कुछ भी नहीं रहते थे। मैं किस्मत से मायूस हो चुका था। कभी कभी मेहनत भी हमारी तकदीर नहीं बदलती। फूलों के काम में कमाई ना होने के बराबर रहती थी, और जिम्मेदारियां मुझे किसी पल चैन नहीं लेने देती थी। कभी कभी मैं सोचता था कि वापस पाकिस्तान लौट जाऊं, लेकिन वहां भी मेरे लिए कुछ नहीं रखा था, क्योंकि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी अपने किसी आशिक के साथ फरार हो गई थी, और मेरी 3 साल की बच्ची मेरी माँ के पास थी। मेरी बड़ी बहन का रिश्ता भी मेरी बीवी की इस हरकत की वजह से टूट गया था। वहां जाकर मुझ में लोगों का और अपनी बहन का सामना करने की हिम्मत तो थी ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा था कि यही मेहनत करके अपनी बच्ची का मुस्तकबिल अच्छा बना दूंगा, क्योंकि जिसकी माँ ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया हो, इसे दुनिया वाली इज्जत की निगाह से नहीं देखते। आज मेरी कंपनी से छुट्टी थी, इसलिए आज मैं सुबह से ही फूल लेकर यहाँ वहां घूम रहा था।
अभी शाम के वक्त एक निकाबपोश औरत मेरे करीब आई और इसने मुस्कुराकर मुझसे सारे फूल खरीद लिए। अचानक ही मेरी इतनी ज्यादा बिक्री हो गई कि मेरे पास मौजूद फूलों में से तकरीबन आधे फूल बिक गए थे और मैं बहुत खुश हो गया था। शायद इस औरत को किसी बड़े इवेंट के लिए फूल चाहिए थे, जब ही इसने सारे फूल मुझसे खरीद लिए थे। मैं खुशी से इसे जाते हुए देख रहा था, लेकिन ये देखकर मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं कि वो तो एक बहुत बड़े काले रंग की गाड़ी में बैठ गई, जिसका दरवाजा एक बावर्दी ड्राइवर ने खोला था। इतनी अमीर औरत को मुझ जैसे सड़क पर फूल बेचने वाले से फूल खरीदने की क्या जरूरत पेश आ गई थी। वो चाहती तो किसी बड़ी दुकान से भी फूल खरीद सकती थी। जो भी था, मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरी आज की छुट्टी खसारे में नहीं गई थी, बल्कि मैंने इतना मुनाफा कमा लिया था कि मेरे 10 दिन के खर्चे के पैसे आसानी से निकल आए थे। लेकिन शायद मुझे खुशियां रास नहीं थीं, क्योंकि जब मैं थका हारा अपने होटल पहुंचा, जहां एक ही कमरे में हम 18 लोग रहा करते थे, जिनमें से कुछ पाकिस्तानी और कुछ भारतीय थे, तो मेरे एक पाकिस्तानी दोस्त ने बताया कि मेरे घर से फोन आया था। मेरा फोन खराब हो गया था। मैंने घर वालों को इस लड़के का नंबर दे दिया था। अमूमन हमेशा मैं ही घर फोन किया करता था। आज घर फोन आने का सुनकर मैं परेशान हुआ और अपने दोस्त से पूछा कि सब खैरियत तो है, लेकिन इसने कोई जवाब देने की बजाय मुझे मेरे घर का नंबर मिलाकर पकड़ा दिया। दूसरी तरफ मेरी माँ की रोती हुई आवाज सुनाई दी थी और मेरी जान निकल गई थी। मैं घर का वाहिद कफील था और पता नहीं मेरे पीछे घर में क्या हुआ था। और फिर मेरी माँ ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई कि मेरा दिल दहल कर रह गया। मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशान था और माँ की बात ने तो मेरी सांस ही रोक दी थी। मैंने अपनी माँ को झूठी तसल्ली दी थी, जबकि सच तो ये था कि मैं खुद भी इस खबर को सुनने के बाद टूट गया था। मैंने अम्मा से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं जल्द से जल्द कोई बंदोबस्त कर लूंगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मा से बात करके मैंने फोन बंद किया। अपने आंसुओं पर काबू ना पा सका। कमरे में मौजूद बाकी अफराद, जिनसे अब तक मेरी काफी हद तक वाबस्तगी हो गई थी, मुझे तसल्ली देने लगे थे। मुझे जल्द से जल्द एक बड़ी रकम पाकिस्तान भेजनी थी, लेकिन मुझ जैसे एक मजदूर आदमी को इतने ज्यादा पैसे कहाँ से मिलते। मैंने सोचा था कि मैं अपने सेठ से बात करूंगा और अपने फूलों के काम पर भी बहुत मेहनत करूंगा। वो रात मैंने अंगारों पर गुजारी। घर से 7 समंदर पार बैठकर घर वालों की फिक्र में जागना बहुत ही अजियतनाक होता है। सुबह हुई तो मैं फौरन ही अपने सेठ के पास पहुंच गया और इन्हें सारी बात बताई। लेकिन मेरे सेठ को मुझसे कोई हमदर्दी ना हुई और कहने लगा कि यहाँ हर दूसरे दिन दूसरा मजदूर ऐसी ही बातें करता है। जाओ, जाकर अपना काम करो। सेठ के लहजे में इतनी हकारत थी कि मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। जबकि ना ही मैंने इनसे कोई झूठ कहा था और ना ही मैंने इनसे भीख मांगी थी। मुझे तो उधार की जरूरत थी, जो मैं इन्हें अपनी तनख्वाह से थोड़ा थोड़ा करके लौटा देता, लेकिन शायद इनके सीने में दिल ही नहीं था। नौकरी का वक्त पूरा करके मैं फूल बेचने के लिए सड़क पर निकल आया और मुझे खड़े कुछ ही देर गुजरी थी कि जब वो निकाबपोश औरत दोबारा मुझसे फूल लेने के लिए आई। इसने एक दफा फिर मुझसे तकरीबन मेरे पास मौजूद सारे ही फूल खरीद लिए। मैं अपनी इस फरोख्त पर खुश भी हुआ था और साथ इस बात पर हैरान भी कि वो औरत इतने ज्यादा फूलों का क्या करेगी। शायद वो कोई ऐसा काम करती थी जिसमें इसे फूलों की जरूरत पेश आती थी। उस वक्त मुझे पैसों की शदीद जरूरत थी और मुझे अपने काम से गर्ज था, इसलिए इसकी तरफ ध्यान ना देते हुए मैंने जल्दी से इससे पैसे लिए और अपना मुनाफा गिनने लगा। दूसरे दिन भी इस औरत ने मुझे अच्छा खासा मुनाफा दिया था। मेरे लिए तो वो कोई नेक फरिश्ता साबित हुई थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ वो औरत पाबंदी से मेरे पास आने लगी और मुझसे फूल खरीद कर मुझे असल रकम से कई ज्यादा रकम पकड़ाती और मुस्कुराकर चली जाती। घर से भी बार बार फोन आ रहे थे। कभी मेरी माँ कहती वापस आ जाओ, कभी कहती पैसे भिजवा दो। वो खुद भी बहुत परेशान थी और इसीलिए समझ नहीं आ रही थी कि इसे क्या करना चाहिए। मैंने यही सोचा था कि अगर मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा तो मैं वापस लौट जाऊंगा, लेकिन इस औरत की खरीदारी ने मेरे फैसले को बदल दिया था। मैंने एक हफ्ते में तकरीबन 500 दिरहम का मुनाफा कमाया था, जो मेरे नजदीक एक बड़ी रकम थी। लेकिन एक हफ्ता पूरा होते ही इस औरत ने मुझे एक ऐसी बात कह दी जो मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन थी। वो न सिर्फ मुझे काम की ऑफर कर रही थी, बल्कि जो तनख्वाह इसने मुझे देने का वादा किया था वो पूरे 10,000 दिरहम थी, जो पाकिस्तानी लाख रुपए से ऊपर बनते थे। इसने मुझे सोचने के लिए इतना कम वक्त दिया था कि मैंने झटपट फैसला किया और इसकी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी पूरी रफ्तार से मंजिल की जानिब रवां दवा थी और फिर जब गाड़ी रुकी तो हम एक आलीशान बंगले की पोर्च में थे।
ड्राइवर ने ना सिर्फ इस औरत के लिए दरवाजा खोला था बल्कि मेरे लिए भी एक गाड़ी का दरवाजा खोला था, जैसे मैं कोई मालिक हूँ। वो औरत मेरा हाथ पकड़कर मुझे बंगले के अंदर ऐसे लेकर गई जैसे मुझ पर हक रखती हो। मैं आलीशान बंगले को देखकर हैरान रह गया था, लेकिन जब इस औरत ने अपने चेहरे से निकाब उतारा तो मैं पलक झपकना भूल गया था। वो इस कदर खूबसूरत और जवान थी कि इसे देखकर मैं अपने होश खो बैठा। वो जिस तरह खुद को देखता पाकर वो मुझ पर मुस्कुराई और कहने लगी, आप मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं, इसलिए मुझे देखने की बजाय अगर आईना देखें तो आपको ज्यादा खुशी होगी। इसकी बात पर मैं हैरान रह गया। आज तक किसी ने मुझे ये नहीं कहा था कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन इस औरत ने दिल से मेरी तारीफ की थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, इसने एक मुलाजमा को आवाज दी और कहने लगी कि साहब को कमरा दिखाओ, आज से ये हमारे साथ ही रहेंगे। मैंने इस औरत से घबराते हुए कहा कि पहले आप मुझे मेरा काम तो बता दीजिए, आखिर मुझे करना क्या है। वो कहने लगी, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले सुकून से फ्रेश हो जाओ, मेरे साथ खाना खाओ, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, और अब तो तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ काम करना है, तो फिर जल्दी किस बात की है। इसकी मुलाजमा मुझे खूबसूरत बड़े से कमरे में ये कहकर छोड़ आई कि ये आज से आपका कमरा है, और मैं हैरत से इस कमरे को देखने लगा। अब तक तो मैं 18 लोगों के साथ एक छोटे से कमरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर था, और अब अचानक ही मुझे इतना बड़ा और आलीशान कमरा मिल गया। मैं अपनी बदलती किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कोई ख्वाब हो, और आंख खुलने पर यह ख्वाब खत्म हो जाएगा। मैं फ्रेश भी हो गया था और खाना भी खा लिया था, लेकिन मैडम ने मुझे कोई काम नहीं बताया, बल्कि कहा कि एक दो दिन आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े तैयार करवाती हूँ, तुम खुद पर तवज्जो दो, और एक दफा जब काम करने के काबिल हो जाओ तो फिर हम काम शुरू करेंगे। 2 दिन बाद ही मेरे पास महंगे और ब्रांडेड कपड़ों का ढेर लग गया। मैडम ने जूते से लेकर घड़ी तक सब कुछ मेरे कमरे में पहुंचा दी, और कहा था कि अब मैं खुद को काम के लिए पूरी तरह तैयार कर लूं। और मैं ये सब सोच रहा था कि मुझे किसी फिल्म में अदाकारी करनी है, जो मैं इतने महंगे तरीन कपड़े पहनकर तैयार हो जाऊं। खैर, मैंने एक कीमती जोड़ा घड़ी और जूते पहन लिए, बेहतरीन परफ्यूम स्प्रे किया, और जब खुद को आईने में देखा तो हैरान रह गया। मैं सर से पांव तक बदल गया था। पैसा इंसान को बहुत खूबसूरत बना देता है, और इस बात का एहसास मुझे आज हुआ था। तैयार होकर मैडम के सामने पहुंचा तो इनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। वो सर से पांव तक मुझे देखने लगी। मैं भी इन्हें ही देख रहा था, क्योंकि वो खुद भी बहुत ज्यादा तैयार खड़ी थीं, जैसे किसी शादी में जा रही हों। उन्होंने हस्बे मामूल अपने कपड़ों का हम रंग निकाब लगाया और कहने लगी, चलो तुम्हें मेरे साथ दावत पर जाना है। दावत का सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं तो अपना काम पूछने के लिए आया था और मैडम मुझे दावत पर लेकर जा रही थी। क्या मुझे दावत पर कोई काम करना था? मैं समझ नहीं पा रहा था। शर्मिंदा भी नहीं होना चाहता था, क्योंकि वो हर बार यही कहती थी कि इतनी भी क्या जल्दी है। वो मुझे लेकर एक बड़े से हॉल में पहुंच गई, जहां बहुत सारी औरतें मौजूद थीं, और दावत जोरों शोर से जारी थी। मैडम के पहुंचते ही वहां एक हंगामा सा हो गया, और हर औरत मैडम से बारी बार मिलने लगी। मैं मैडम के पीछे पीछे चल रहा था, और मैडम मुझे स्टेज पर ले गई और वहां खड़ा कर दिया, और खुद भी मेरे साथ खड़ी हो गईं। जितनी भी औरतें वहां मौजूद थीं वो भी एहतरामन खड़ी हुई थीं। मैडम शायद कोई बड़ी शख्सियत थीं, और हर कोई इनकी इज्जत कर रहा था। कुछ औरतें बारी बारी स्टेज पर आईं और मैडम से कान में कोई बात कहती और नीचे उतर जाती। क्या चल रहा था मुझे कुछ खबर नहीं थी। मैं बस खामोशी से खड़ा इस मंजर का हिस्सा बना हुआ था। मेरा दिलो दिमाग उस वक्त पाकिस्तान में अटका हुआ था, क्योंकि यहाँ से आने से पहले मेरी माँ का फोन आया था, और उन्होंने मुझसे पैसों का तकाजा किया था। वहां मामला बिगड़ते जा रहे थे और अम्मा को पैसे की शदीद जरूरत थी। तकरीबन 4 घंटे जारी रहने वाली इस दावत में मैंने खड़े रहने के सिवा और कुछ नहीं किया, और मैडम के साथ ही वापस बंगले पर लौट भी आया। वापसी पर मैंने मैडम से कहा कि मुझे काम तो बता दीजिए। मैडम कहने लगी, फिलहाल तुम्हारा यही काम है। मैं हर रोज किसी न किसी दावत में जाती हूँ, तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना है और कुछ नहीं। जब महीना पूरा हो जाएगा तो मैं तुमसे एक आखिरी काम लूंगी, और इसके बाद तुम्हारी तनख्वाह तुम्हें दे दूंगी। हर महीने तुम्हें ऐसा ही करना है। सारा महीना मेरे साथ दावतों में शरीक होना है और अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखनी है, ताकि दुनिया को पता चले कि तुम मेरे लिए पूरी खुशी और ईमानदारी से काम करते हो। अपने काम की नौयत जानकर मैं दंग रह गया। सिर्फ दावतों में जाने और लोगों से मुस्कुराकर पेश आने के मुझे 10,000 दिरहम मिल रहे थे। ये खतीर रकम थी, और इस काम में तो ऐसी कोई खास मेहनत भी नहीं थी।
शायद मेरी किस्मत का दरवाजा खुल गया था, या फिर मैडम ने मुझ पर मेहरबानी कर दी थी, या फिर मेरी रोती सिसकती माँ की दुआ कबूल हो गई थी। 1 महीना पड़ लगाकर उड़ गया। मैं रोजाना अच्छे कपड़े पहनता, खूब तैयार होता, महंगे महंगे परफ्यूम इस्तेमाल करता, मैडम के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता। मैं एक ऐसी शहाना जिंदगी गुजार रहा था जो मैंने कभी तस्वुर भी नहीं की थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस शहाना जिंदगी गुजारने के मुझे 10,000 दिरहम मिल रहे थे। मैं हर दावत में मैडम के पीछे पीछे चलता रहता। औरतें मुझे भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखा करती और आपस में आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बातें करती जैसे मेरा जिक्र कर रही हों। लेकिन फिर मैं ये सोचता कि शायद ये मेरी गलतफहमी है। भला वो औरतें मेरे बारे में क्यों बात करेंगी? वो तो सब अमीर और अरबी औरतें थीं। लेकिन जब महीने का आखिरी दिन आया तो हर बात पूरी तरह से खुल गई, और इन दावतों का मतलब और मेरी तैयारी का मकसद मुझे अच्छी तरह पता चल गया। तो मेरे होश उड़ गए। पूरा महीना होने पर मैडम ने मुझे बताया कि आज मुझे इस महीने का आखिरी काम करना है और फिर मुझे मेरी तनख्वाह मिल जाएगी। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मैंने अम्मा से पैसे भेजने का वादा कर लिया था। और फिर जब मैडम ने मुझे जो काम बताया, जो इस महीने का आखिरी काम था, तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैडम मुझे यहाँ इस मकसद के लिए लाई हैं। मैडम की बात सुनते ही मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं हरगिज भी ये काम नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर मैडम कहने लगी, सोच लो, तुम्हें अपनी माँ को पैसे भेजने हैं। तुम्हारी बेटी को कैंसर है और इसका इलाज शुरू होना है। आखिर तुम कब तक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करके और फूल बेचकर गुजारा करोगे? क्या तुम अपनी फूल जैसी बेटी को नई जिंदगी नहीं देना चाहते? मैडम की बात सुनकर मेरी जबान को ताला लग गया था। मेरी अम्मा ने मुझे फोन पर बताया था कि मेरी बेटी को कैंसर है और इसके इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत है। मैं दिन रात इसी परेशानी में था और इसीलिए मैंने इस ऑफर को कबूल भी किया था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैडम तो मुझे अरबी औरतों की बिस्तर की जीनत बनाना चाहती हैं। वो सब औरतें जो मैडम की दावतों में जमा होती थीं, वो अय्याश किस्म की औरतें थीं, जिन्हें खूबसूरत और जवान मर्दों में दिलचस्पी थी, और वो दावतों में मुझे देखकर मेरे दाम लगाती। सारा महीना दावतों में घुमाने के बाद मैडम ने कई औरतों के साथ मेरी कीमत तय कर दी थी, और महीने के आखिरी दिनों में मुझे इन सब के साथ बारी बारी 2 घंटे गुजारने थे। और ये सुनकर मेरी रूह तक कांप उठी थी। मैंने तो आज तक सुना था कि औरतों के जिस्म फरोख्त होते हैं, लेकिन मुझे पहली दफा पता चला था कि आजकल के दौर में मर्दों की इज्जत को भी खरीदा जाता है। मैडम ने कहा, जाओ जाकर अपना काम मुकम्मल करो और 30,000 दिरहम ले लो। मैं अपने कमरे में आया और अपना सामान उठाया और मैडम का बंगला छोड़ते हुए मैडम से कहा कि मेरी बेटी को कैंसर है और इसे इलाज की जरूरत है, लेकिन मैं ये इलाज हराम के पैसों से नहीं करवा सकता। अगर मुझे ऐसे ही पैसे कमाने होते तो मैं पाकिस्तान में रहकर भी बहुत से गैर कानूनी काम कर सकता था। इसके लिए मुझे अपने प्यारों को छोड़कर परदेस आने की जरूरत नहीं थी। मैंने एक ऐसा फैसला किया था जो मेरे लिए मुश्किल था, शायद बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मुझे हलाल और हराम का फर्क मालूम था। मैं पहले ही अपनी नौकरी छोड़ चुका था और मेरा वीजा भी खत्म हो रहा था। इसलिए मैं वापस अपने वतन लौट आया और बेटी को लेकर इलाज की गर्ज से यहाँ वहाँ घूमने लगा। जब ही मुझे पता चला कि ऐसे बहुत से कैंसर के अस्पताल हैं जो हम जैसे लोगों के बच्चों का मुफ्त इलाज करते हैं। आज मेरी बेटी का इलाज शौकत खानम अस्पताल से चल रहा है। मैंने हराम के रास्ते को नहीं चुना था, इसलिए खुदा ने मेरे लिए दूसरी राहें खोल दी थीं। आज मैं इस बात पर मुतमईन हूँ कि मैंने 10,000 दिरहम के बदले ना सिर्फ अपना ज़मीर बेचा है और ना ही अपने ईमान को फरोख्त किया है। मेरी बेटी की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। बाकी आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है।